नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। बागेश्वर में सीएम धामी का भव्य रोड शो देखने को मिला है और बागेश्वर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने रोड शो किया। सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे हैं और अगले 2 दिन तक बागेश्वर में ही मुख्यमंत्री धामी रहेंगे। जनसभा और रोड शो में ताकत झोंक दी है बीजेपी ने और अगले 2 दिन तक बागेश्वर में ही सीएम धामी डेरा जमाए रहेंगे। जनसभा और रोड शो में अपनी ताकत दिखाई है। तो बागेश्वर में सीएम धामी का भव्य रोड शो, बागेश्वर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो और सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे हैं। अगले 2 दिन बागेश्वर में ही सीएम धामी रहेंगे। और बागेश्वर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो। अगले 2 दिन बागेश्वर में ही रहेंगे पुष्कर सिंह धामी। जनसभा और रोड शो में बीजेपी की ताकत देखने को मिली है। जनसभा और रोड शो में अपनी ताकत दिखाई है इन्होंने और बागेश्वर में सीएम धामी का भव्य रोड शो देखने को मिला है। बागेश्वर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो। सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे हैं। अगले 2 दिन बागेश्वर में ही रहेंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च कर दी है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समिट के लोगो और वेबसाइट को लॉन्च करते हुए साफ तौर पर कहा कि इस बार इन्वेस्टर समिट में 2,50,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में सुधार भी किए हैं और नई नीतियों को भी लागू किया है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए 27 नीतियां प्रख्यापित की गई हैं। राज्य में 6,000 एकड़ का लैंड बैंक भी तैयार किया गया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देहरादून में दिसंबर माह में होने जा रही है। राज्य सरकार ने इसकी तैयारियां तेज कर दी है। देखिए, हेतु हमारा है कि हर प्रकार से राज्य के अंदर उद्योग आए। जैसे संधू साहब ने कहा कि उद्योग आएंगे तो जो हमारे प्रदेश के अंदर रोजगार की दृष्टि से भी और राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से भी और देश की तरक्की में भी एक बड़ा योगदान हम राज्य के अंदर से दे पाएंगे। अभी 2 दिन पहले जो एक आंकड़ा निकला है रोजगार सृजन की दृष्टि से भी हमारा राज्य हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के राज्यों में शामिल हुआ है। ये हम सब लोगों के लिए एक उत्साहजनक है कि इस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं और भारत के हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड का नाम कहीं ना कहीं आ रहा है। और हिमालयन राज्यों की श्रेणी में तो हम पहले नंबर पर अभी आए, विकास सूचकांक की तैयारियों में दूसरे नंबर पर आए हैं और देश के अंदर हम 8वें स्थान पर आए हैं। इसी प्रकार से अभी कर्तव्य पथ की जब परेड हुई थी उस परेड में हमारी झांकी पहले नंबर की झांकी आई। तो अब बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिसमें हमारा नाम पहले नंबर पर आ रहा है। डेस्टिनेशन के बारे में सभी जानते हैं कि उत्तराखंड का हर एक क्षेत्र डेस्टिनेशन है। आप जिधर चले जाइए उधर आपको डेस्टिनेशन दिखाई देगा। फिल्म फेस्टिवल में मैं एक दिन गया था तो वो कह रहे थे कि हम फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो मैंने कहा आपकी नज़र जिधर को जाएगी आपको उधर ही फिल्म के शूटिंग के लिए स्थान मिल जाएगा। यानी कि हर जगह डेस्टिनेशन है। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, भगवान के द्वारा प्रदत्त है। जहाँ ये वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, उसी के साथ साथ गंगा जैसी पवित्र नदियाँ, यमुना जी जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। महाकाली से लेकर शारदा, गोमती, सरयू, अनेकों 12 महीने लगातार प्रभावमान रहने वाली जो नदियाँ हैं। तो लोग यहाँ शांति की खोज के लिए, यहाँ पर वेलनेस के लिए, यहाँ पर वेल्थ के लिए और वेल्थ के साथ साथ हेल्थ के लिए और उसके साथ साथ
उद्योग के लिए भी अब उसको प्राथमिकता में ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 6000 एकड़ का यहाँ पर हमने एक लैंड बैंक बनाया है और उसमें और भी अभी हम बढ़ोतरी करने वाले हैं। तो बहुत सारे बड़े बड़े समूह वो हमसे लगातार संवाद भी कर रहे हैं, लगातार उनके साथ हमारी मीटिंगें भी रखी गई हैं और देश के विभिन्न उसमें जाएंगे। और इस बार हमने चूंकि पहले दिन से आप सब लोगों के पास बहुत सारे अनुभव हैं, आप लिखेंगे नहीं लेकिन बोलेंगे। मैं चाहता हूं लिखें, जितना भी अच्छा लिखें, वो तो आप लिखेंगे तो मैं बहुत कृतज्ञ होऊंगा आप सबके, लेकिन लिखने से ज्यादा है कि आपके मुंह से जो बात जाएगी वो बात और महत्वपूर्ण होगी। वो लिखने से भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण होगी वो जो आपकी बात 1 to 1 में जाएगी। पिछले सालों के जो अनुभव हैं उन अनुभवों से भी हमने सीख लिए। अभी हमने मैडम राधा रतूड़ी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है कि जिसमें सभी हमारे ऐसे लोग जो अन्य विभागों के हैं वो भी बैठ रहे हैं, वो भी संवाद कर रहे हैं। और जिन्होंने पिछले समय में, पिछली जो इन्वेस्टर समिट 2018 में हुई थी, उस इन्वेस्टर समिट से भी कुछ अनुभव जो प्राप्त हुए हैं, उन अनुभवों को लेकर हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और जिस दिन हमारा ये कार्यक्रम होगा, फाइनल कार्यक्रम समारोह जिस दिन होगा, उस समारोह तक एक न्यूनतम जो लक्ष्य है वो हम लोगों ने इसका तय किया हुआ है। वो लक्ष्य तो हम प्राप्त करेंगे ही, क्योंकि उस पर हमारी तैयारी हो गई है। और ये ग्राउंडिंग के लिए मैं समझता हूं कि जितना इन्होंने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य के सापेक्ष हम लोग लगभग उसके 80% 85% के आसपास पहुंच गए हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य बड़ा है। जो MOU की बात करी है इन्होंने, मुझे अभी एक मेरे मित्र मिले थे तो मुझे कह रहे थे कि साहब आपने ये 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य रखा है ये बड़ा नहीं हो गया कुछ ज्यादा? मैंने कहा नहीं, पिछली बार जो है कितने का था रोहित? 30 साल पहले सितंबर 1994 को घटी एक दर्दनाक घटना को याद करके एक बार फिर से आंदोलनकारियों और शहीदों के परिजनों का दर्द छलक उठा है। दरअसल 2 सितंबर 1994 को एक घटना में पुलिस की गोली से राज्य के 6 आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी में उत्तराखंड आंदोलन की 29वीं वर्षगांठ पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया और शहीदों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने की दिशा में ही काम करना हमारा दायित्व है, क्योंकि ये राज्य आंदोलनकारियों की देन है। इसके बाद धामी ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और शहीदों के परिवारों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मसूरी गोलीकांड की 29वीं बरसी पर केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मसूरी शहीद स्थल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए अजय भट्ट ने कहा कि आज उत्तराखंड का निर्माण उत्तराखंड के शहीदों और आंदोलनकारियों के कारण ही हुआ है। आज देश विदेश में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो उत्तराखंड के शहीदों और आंदोलनकारियों की बदौलत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अलग राज्य बना, ये प्रदेशवासियों के त्याग का ही परिणाम है। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप जो काम करना होगा वो सरकार कर रही है। कि जो यहाँ से काम करते हैं वो कहीं जाएं वो सफलता पाते हैं। जो बहुत चालाकी से काम करते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भतीजा, मेरे रिश्तेदार कल को प्रधानमंत्री बने या हमारा ही वर्चस्व रहे, इस तरह से जो मिलते हैं उनकी यूनिटी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सबके उद्देश्य अलग अलग हैं। जो कल तक एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, गरियाते थे, आज वो गलबैया मिला के चल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका फ्यूचर क्या होगा। अब आप देखते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, कांग्रेस के बारे में क्या कहा क्या नहीं कहा उन्होंने, भ्रष्टाचारी से लेकर एक एक सबूत देने की कोशिश भी उन्होंने करी। आज लेकिन हाथों में हाथ डाल के घूम रहे हैं जैसे ठंडी रोड में मित्र घूमते हैं। तो ऐसों के कोई भी सामूहिक तौर पर बनाए गए संगठन या एकता उसका मायना नहीं रखता है।
मसूरी के गोलीकांड में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र पवार ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड के निर्माण को लेकर जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में निवास करने वाले लोगों का मूल निवास खत्म हो चुका है। वहीं भू कानून बनाया नहीं गया। प्रदेश में आंदोलन कर रहे बेरोजगारों को प्रदेश की सरकार जेल में डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की परिकल्पना क्या थी और क्या बन गया है। उत्तराखंड के पहाड़ में भूमाफिया सक्रिय हो चुके हैं, जिससे पहाड़ों की कीमती जमीनों को खरीद फरोख्त की जा रही है। उन्होंने पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि सभी ने पहाड़ों के साथ अन्याय किया है। का उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ है और बड़े अफसोस की बात है कि राज्य बनने के बाद हम मूल निवास हमारा ख़त्म कर दिया है और भू कानून बना ही नहीं है और जो बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं उनको जेलों में ठूसा जा रहा है, उनको लाठियाँ मारी जा रही है। ये राज्य किसके लिए बना है? हमारी समझ से तो बाहर है। और जो माफिया यहाँ आ गया पहाड़ के अंदर, अब पहाड़ के अंदर मुझे लगता है कि अब जानवरों के लिए ही जगह उपयुक्त है, आदमी के लिए तो है नहीं। आदमी के लिए तो व्यवस्था इन्होंने की नहीं, पहाड़ के लोगों के लिए। इसलिए पहाड़ का आदमी जाएगा कहाँ? पहाड़ के साथ तो बड़ा अन्याय ये सरकारें कर रही है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। ये दोनों जो मिले हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक नागनाथ एक सांपनाथ है। ये राज्य का भला कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए उत्तराखंड के लोगों को एक बार पुनः सोचना पड़ेगा कि हम जिए कैसे, इस राज्य के अंदर कैसे हम आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे जो असली वो था मूल निवास वो खत्म कर दिया गया है। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पाखरो टाइगर सफारी प्रकरण में पूर्व वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से जुड़े प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई के मामले में हरक प्रति का प्रहार किया है। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता ही है। साथ ही ये भी कहा कि टाइगर सफारी प्रकरण की जांच हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि टाइगर सफारी मामले में अगर अदालत ने सीबीआई जांच की बात कही है तो सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार करता है, प्रोत्साहित करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मैं भी बीच में थोड़ा अस्वस्थ था, तो समाचार पत्रों को भी मैं या टीवी चैनल्स को मैं देख नहीं पा रहा था। लेकिन अभी 2-3 दिन से जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इस समय जो डेंगू का जिस तरह से फैलाव हो रहा है और काफ़ी मौतें भी सामने आई हैं, और इसलिए जो ज़रूरत होती है प्लेटलेट्स की, उसकी भी डिमांड और समाचार माध्यमों से मिली है। डोईवाला में एरो ओवर टाउन बनाए जाने की खबरों को लेकर पिछले 2 माह से विरोध प्रदर्शन जारी था। विशाल जनसभाओं के बाद किसान पिछले 26 दिनों से धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताते रहे हैं। इसके बाद ही ट्रैक्टर रैली और विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस आंदोलन को और भी उग्र करने की चेतावनी दी थी। कल मुख्य सचिव से हुई वार्ता और लिखित आदेश के बाद किसानों ने देर रात अपना धरना पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिसके बाद किसानों ने मिठाई बांटकर खुशियां जाहिर की। देखिए, पिछले काफ़ी समय से जो इंटीग्रेटेड सिटी की बात चल रही थी, उसके करके किसान धरने पे बैठे हुए थे और बहुत चिंतित थे कि उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन है उसका क्या होगा। सरकार से वार्तालाप इनकी निरंतर चल रही थी। आज माननीय मुख्य सचिव ने सभी किसानों को अपने पास बुलाया, उनके साथ वार्ता हुई। वार्ता का निष्कर्ष ये है कि उन्होंने कहा है कि जिस इंटीग्रेटेड सिटी को हम बनाना चाहते हैं, जब इस इंटीग्रेटेड सिटी का प्रोग्राम अब हमारा नहीं है। ये पीढ़ियां जिन किसानों की गल गई, जिनके बुजुर्गों ने खेत बनाए थे, उनके अंदर जो दर्द था उसे हर व्यक्ति महसूस कर रहा था कि आज ये जगह रहने लायक हुई है, तो आज हमें उजाड़ने का जो काम सरकार कर रही थी एक प्रॉपर्टी डीलर के रूप में, उसमें पूरा इलाका इकट्ठा रहा। मैं पहले तो इलाके को बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग सब इकट्ठे रहे और आपने इकट्ठे होकर जो लड़ाई लड़ी, उसका नतीजा है कि आज सरकार बैक फुट पर आकर के आज इस निर्णय को उन्होंने वापस लिया।
अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर विधानसभा में सोमेश्वर टैक्सी यूनियन अध्यक्ष चंदन लाल वर्मा के नेतृत्व में टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने थाना सोमेश्वर में एसओ सोमेश्वर कश्मीर सिंह को ज्ञापन सौंपा है। सोमेश्वर टैक्सी यूनियन अध्यक्ष चंदन लाल वर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी व्यावसायिक वाहनों को नैनीताल नगर में प्रवेश देने पर प्रतिबंध लगाए जाने का विरोध किया गया है। आक्रोशित संचालकों ने प्रतिबंध नहीं हटने पर 4 सितंबर से पूरे कुमाऊं में टैक्सियों के संचालन बंद करने की चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि 2017 के बाद नए परमिट जारी हुए थे, उसमें नैनीताल प्रतिबंधित किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकांश टैक्सी संचालकों ने वीरचंद्र गढ़वाली और मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण लिया है। वाहनों का पर्यटन नगरी नैनीताल में प्रवेश नहीं होने के कारण ऋण की किश्त चुकाने के लिए उन्हें कठिन हो रहा है। अन्य राज्यों के वाहन शहर के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा निजी वाहन चालक इसकी आड़ में फायदा उठा रहे हैं। खबर रुड़की से है, जहां चौकी शांत तरशाह क्षेत्र में खनन हो रहा है। पतंजलि के पास की नदियों के आसपास सोलानी नदी, खटका नदी से खनन करके माफिया रात दिन चांदी काट रहे हैं। बेखौफ होकर खनन माफिया अवैध रूप से अवैध खनन को अंजाम देते हैं और रात का अंधेरा होते ही अवैध का ये काला खेल शुरू हो जाता है। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अवैध खनन करने को ये लोग निकल पड़ते हैं। भटेड़ी क्षेत्र में खनन माफिया, वहीं भटेड़ी क्षेत्र में अवैध खनन के गोरख धंधे में बेखौफ खनन माफिया लिप्त है। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं कि जो हमारे जिलाधिकारी और पुलिस की और खनन की जो है संयुक्त टीम भी बनाई जा चुकी है, जिसमें जो सूचना आने पर समय समय पर उसमें कार्रवाई की जाती है। खासकर कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा शिकायत आती है, जो हमारे लक्सर के ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ नदी का इलाका खुला हुआ है, हमेशा पुलिस और प्रशासन की टीमें उसमें कार्रवाई करने के लिए प्रयासत रहती है, लेकिन हमेशा पकड़े नहीं जाते। अभी लगातार प्रशासन की टीम ने भी, पुलिस की टीम ने भी लक्सर भोगपुर क्षेत्र में भी कार्रवाई की है, साथ ही साथ बुगावाला क्षेत्र, भगवानपुर क्षेत्र में भी करी है। क्योंकि इस तरह की जो अवैध गतिविधि में लिप्त रहते हैं वह कहीं ना कहीं इतने खुले इलाके हैं और जैसे ही वो पुलिस की दूर से कहीं गाड़ी आता देखते हैं तो वो भाग जाते हैं। तो इसको देखते हुए इस पर रैंडम सरप्राइज चेकिंग के लिए जो टीम बना दी गई है और जो भी सूचना पब्लिक के द्वारा या कहीं किसी अन्य माध्यम से प्राप्त हो रही है उस पर तत्काल कार्रवाई के लिए एसओ या अलग से टीम भेजी जा रही है। गैरसैंण उच्च न्यायालय के अतिक्रमण हटाने के आदेश के चलते अतिक्रमण हटाने के मानकों का सरलीकरण किए जाने के संबंध में व्यापार संघ गैरसैंण ने खनसर घाटी बचाओ संघर्ष मंच और व्यापार संघ मेहल चोरी सहित स्थानीय जनता ने आज गैरसैंण में रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारियों ने रामलीला मैदान में तहसील कार्यालय गैरसैंण तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने की विभागीय कार्रवाई के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए उत्तराखंड सरकार से इस मामले का संज्ञान लेने की गुजारिश की है और मानकों में सरलीकरण किए जाने की मांग उठाई है। जो अतिक्रमण का मामला है, आज पूरे व्यापारी बंधुओं ने जिस प्रकार से अपने प्रतिष्ठान को आज बंद रखा है, हमारे महलचोरी, गैरसैंण और तमाम क्षेत्र के लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं, सारे इस अतिक्रमण के मामले से पीड़ित लोग हैं। जिस प्रकार से कोर्ट का जो एक प्रकार का गलत डिसीजन यहाँ पर दिया है, जिस प्रकार से लोगों को बेरोजगार करने की जो स्थिति इस समय पैदा हो रही है पूरे क्षेत्र के अंतर्गत और लोगों में बहुत सारा रोष है, निश्चित तौर पर सरकार को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। आने वाले भविष्य में अन्यथा सरकार के खिलाफ भी लोग खड़े उठेंगे। सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट पाने के लिए आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों को हरिद्वार पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है, क्योंकि पिछले दिनों हरिद्वार में सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक और आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के अलावा किसी की निजता भंग करने जैसी कोई पोस्ट करने का मामला सामने आया। इस पर पुलिस की ओर से थानों में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई भी की गई। एसएसपी अजय सिंह ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि लोगों को सांप्रदायिक भावनाएं आहत करने वाली और आपत्तिजनक पोस्ट करने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों से निपटने के लिए हरिद्वार पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार निगरानी कर रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
जुड़े होते हैं, कमेंट करते हैं या पोस्ट करते हैं कोई भी चीज़, स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी धार्मिक भावना, कोई भी जातिगत भावना, विद्वेष फैलाने की भावना या राष्ट्र विरोधी कोई भी बात कहने पर इसमें सख्त माननीय उच्चतम न्यायालय के भी इसमें आदेश प्राप्त हो गए, जिससे पुलिस मोटर्स में केस दर्ज करा रही है। हाल फिलहाल में भी हरिद्वार में भी, जनपद में भी कुछ ऐसे जो धार्मिक उत्तेजनापूर्व कमेंट किए गए थे, जातिगत हो चाहे धार्मिक हो, उस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा रुड़की में भी, ज्वालापुर में भी हर जगह पर मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये पर्सनल कभी कभी किसी की निजता भंग करने के लिए या व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए कमेंटबाजी या पोस्ट की जाती है। उसके लिए पहला हमारी जो टीम है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल, जैसी जानकारी मिलती है तो उसको उस कमेंट को डिलीट करने के लिए और उसमें उस पर पोस्ट करने के लिए बताया जाता है। और अगर वो उसको हटा लेता है, क्योंकि बहुत लोग को इस पर जानकारी नहीं होती है, हटा लेता है तो उसका हम एक मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड में। लेकिन अगर उसके द्वारा लगातार ऐसी पोस्ट की जा रही है और जो कानून के दायरे में आती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। खबर उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां एक 19 साल की किशोरी के साथ सामूहिक दुराचार का मामला सामने आया। मामला राजस्व क्षेत्र का है और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेशों पर रेगुलर पुलिस को जांच के लिए हस्तांतरित मामला कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार रुद्रप्रयाग जनपद के एक गाँव की मानसिक रूप से विक्षिप्त किशोरी के साथ गाँव के प्रधान, एक नेपाली और एक अन्य स्थानीय युवक ने मिलकर सामूहिक रूप से दुराचार कर दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि नाबालिग लड़की गाय के साथ जंगल गई थी, जहां आरोपियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। खबर हल्द्वानी से, जहां शहर में हो रहे अनैतिक कार्य के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है और रामपुर रोड स्थित एक होटल में शुक्रवार देर रात सीओ स्पेशल ऑपरेशन के सीओ नितिन लोहानी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के इंचार्ज दीपा जोशी और उनकी टीम अनैतिक काम में लिप्त एक महिला, उसके एक ग्राहक और एक दलाल समेत होटल के 2 स्टाफों को पकड़ा गया है। होटल का मालिक मौके से फरार हो गया, जिसकी धरपकड़ की जा रही है। देखिए, सूचना आई थी, शिकायतें थी कि एक होटल है माँ गायत्री के नाम से, तो वहाँ पे इस तरीके की कुछ कार्रवाई की सूचना आई थी। तो उसी के संबंध में जो भी हमें आगे की कार्रवाई हुई है वो हुई है। इसमें एक महिला और 2 पुरुष जो हैं वो मिले थे मौके से और एविडेंसेस भी मिले उनके खिलाफ। किस तरह का कार्य चल रहा था? जो भी अनैतिक देह व्यापार का कार्य है वो सारा चल रहा था, तो संबंधित धाराएँ लगाई गई हैं इसमें। देखिए, इसमें उस जो कमरा है उसे फिलहाल सीज़ किया गया है और एक शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा मजिस्ट्रेट के माध्यम से, जिसमें उस होटल के मालिक को प्रूव करना होगा कि हाँ इस तरीके की कोई कार्रवाई चल रही, वहाँ पे कोई गतिविधि चल रही थी या नहीं चल रही थी। इसके अलावा इसमें 2 जो व्यक्ति जो अक्यूज्ड हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, महिला की गिरफ्तारी हुई है और जो होटल था जिसने वो डाटा मेंटेन नहीं किया था, 2 लोग होटल से हैं, उनको भी हमने कस्टडी में रखा है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।